नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने माधवराव सप्रे द्वारा रचित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए चलते हैं कहानी से संबंधित इन तथ्यों की ओर। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। पंडित माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित पथरिया गांव में हुआ था। सप्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। माधवराव सप्रे के संदर्भ में माखनलाल चतुर्वेदी ने 11 सितंबर 1926 ईस्वी की कर्मवीर पत्रिका में लिखा था कि पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति की संस्थाओं के सहायक उत्पादक तथा उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांवों में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में फंसकर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर सर्वथा नगण्य बनकर अपने आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि माधवराव सप्रे जी एक साहित्यकार ही नहीं अपितु एक समाजसेवी भी थे। आधुनिक खोजों के अनुसार माधवराव सप्रे कृत कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को देवी प्रसाद वर्मा द्वारा हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे माना गया है, जिसका उत्तर होगा आधुनिक खोजों के अनुसार माधवराव सप्रे कृत कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को देवी प्रसाद वर्मा द्वारा हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, जमींदार और अनाथ विधवा। वहीं जमींदार का वकील और विधवा की पोती कहानी में गौण पात्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कहानी में अनाथ विधवा कहानी की मुख्य नायिका है, जो अपने पति और बेटे को खो चुकी है। उसकी एकमात्र संपत्ति उसकी झोपड़ी है, जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। उसकी झोपड़ी उसके जीवन की यादों का प्रतीक है और वह उसके लिए बहुत कीमती भी है। कहानी का दूसरा मुख्य पात्र एक अमीर जमींदार है, जिसके पास काफ़ी संपत्ति है। वह अपने महल की सीमा बढ़ाने के लिए विधवा की झोपड़ी को हटाना चाहता है, लेकिन विधवा का अपनी झोपड़ी से जो भावनात्मक जुड़ाव है वह उसे समझने में असफल रहता है। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। इसमें गरीब तथा अनाथ विधवा के शोषण का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है।
कहानी में एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना भी दिखाया गया है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है, जो वर्ग भेद पर आधारित है। अतः इस कहानी में सामाजिक और आर्थिक असमानता को देखा जा सकता है। यह कहानी अमीरी और गरीबी के बीच के संघर्ष और मानवीय गरिमा की रक्षा के प्रति गरीबों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कहानी में गरीबी, आत्मसम्मान और भावनात्मक जुड़ाव के विषयों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कहानी के संदर्भ में कुछ विद्वानों के विचारों को भी दिखाया गया है, जिनमें डॉक्टर गोपाल राय एक टोकरी भर मिट्टी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हैं। उन्होंने इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी बताया है। वहीं डॉक्टर सत्यकाम एक टोकरी भर मिट्टी को प्रतीकात्मक कहानी मानते हुए लिखते हैं। ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह कहानी मातृभूमि से लगाव का प्रतीक है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। यहाँ कहानी में उद्धृत कुछ प्रमुख कथनों को भी दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इस कड़ी में पहला कथन है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। यह कथन कहानी के आरंभिक भाग से लिया गया है, जिसमें लेखक ने एक समृद्ध जमींदार के माध्यम से दर्शाना चाहा है कि वह किस प्रकार अपने महल की सीमा को बढ़ाने हेतु गरीबों की जमीन पर अपनी नज़र बनाए रखता है। अगला कथन है, जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मने वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। कहानी में यह कथन गरीब अनाथ विधवा के लिए कहा गया है। जैसा कि हमने उपर्युक्त तथ्यों में भी पढ़ा कि यह झोपड़ी उस गरीब अनाथ विधवा की एकमात्र संपत्ति है। ऐसे में उसे भी जमींदार हथियाना चाहता है। यह बात सुनकर अनाथ विधवा का मृत प्राय होना लाजमी है। अगला कथन है, वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। इस कथन में हम देखते हैं कि जब अनाथ विधवा पुनः अपनी झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेने हेतु जाती है, तो वह भावुक हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह आंसू बहाने लगती है। अगला कथन है, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। इस कथन के माध्यम से लेखक ने यह दर्शाया है कि जो जमींदार गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी ले लेता है, वह उस झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी का भार तक नहीं उठा पाता, जिसमें उस विधवा की न जाने कितनी ही स्मृतियाँ दबी पड़ी है। ऐसे में वह जमींदार जीवन भर उस झोपड़ी का भार किस प्रकार उठा पाएगा। अतः यही कारण है कि लेखक द्वारा कहानी में आगे जमींदार का हृदय परिवर्तन भी दर्शाया गया है।
ऐसी ही और वीडियो देखने व सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। साथ ही इस वीडियो को पूरा सुनने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद।